हे जीनियस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो जीनियस, आज हम करने जा रहे हैं लिक्विडेशन ऑफ कंपनीज का आरटीपी मई 2020 का क्वेश्चन। सो जीनियस, जैसे कि मैंने आपको कंप्लीट रिवीजन की वीडियो में बताया था कि अगर लिक्विडेशन ऑफ कंपनीज का कोई छोटा सा क्वेश्चन बनेगा तो वो कैसे होगा। उसमें हमें बस क्या करना होगा, उसमें हमें बस लिक्विडेटर्स का रेम्यूनरेशन जो है वो कैलकुलेट करना होगा। जी बिल्कुल, आप सही समझ रहे हो। हमें पूरा लिक्विडेटर फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट नहीं बनाना, हमें सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, हमें उसमें जो लिक्विडेटर्स का रिम्यूनरेशन होता है बस वही कैलकुलेट जो है वो करना होगा। समझ रहे हो ना। तो अब इसको करने के लिए आज हम ये कैसा क्वेश्चन होता है और इसका कैसे हमें कैलकुलेशन करनी है, वो सारी चीज़ें, हमें प्रेजेंटेशन कैसी करनी है, सारी चीज़ें, बिल्कुल सारी की सारी चीज़ें हम इस वीडियो में देखने जा रहे हैं। तो आपको बस क्या करना है, फटाफट से एक कॉपी पेन निकालना है हर बार की तरह। और हाँ, अगर आपके पास इसका प्रिंट आउट हो, आरटीपी मई 2020 की जो आरटीपी है उसका प्रिंट आउट हो तो उसे भी साथ में लेके बैठना, ठीक है। तो फटाफट इसे सॉल्व करना शुरू करते हैं। स्क्रीन पर आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, यही क्वेश्चन है आपका लिक्विडेशन ऑफ कंपनीज में आरटीपी मई 2020 का क्वेश्चन। देखो ध्यान से पढ़ो, इसमें क्या लिखा है, कौन सी कंपनी लिक्विडेट हो रही है, अल्फा लिमिटेड। देखो अब इसी क्वेश्चन को जो है मैंने यहाँ पर लिख दिया है क्योंकि मेरे पास प्रिंट आउट नहीं था। आपके पास भी प्रिंट आउट नहीं है तो कोई दिक्कत मत लेना, मेरे साथ साथ यहीं से पढ़ लेना, ठीक है। क्वेश्चन लिखने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन को सॉल्व करना है अपने हाथों से, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन को लिखने की ज़रूरत नहीं है। चलो पढ़ते हैं फटाफट। अल्फा लिमिटेड इज अंडर द प्रोसेस ऑफ लिक्विडेशन। कौन सी कंपनी लिक्विडेट हो रही है, अल्फा लिमिटेड। लिक्विडेटर इज एंटाइटल्ड टू रिसीव रिम्यूनरेशन एट 2% ऑन द एसेट्स रिलाइज। लिक्विडेटर को रिम्यूनरेशन में क्या मिल रहा है, देखो एसेट रिलाइज जितनी होंगी उसका 2% ये लिक्विडेटर्स को रिम्यूनरेशन में मिल रहा है। और क्या क्या मिल रहा है, 3% ऑन द अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड टू प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स, यानी कि जो अमाउंट प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स को मिलेगा, जो पेमेंट प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स को होगी उसका 3% भी मिलेगा किसको, लिक्विडेटर्स को रिम्यूनरेशन में। एंड 3% ऑन द पेमेंट मेड टू अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स, और जो पेमेंट अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को होगा उसमें भी उसको 3% मिलेगा। तो देखो क्या क्या मिल रहा है, 2% एसेट रियलाइजेशन पर, 3% आपका किस पर, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स को जो पेमेंट होगा, और अगेन 3% जो है अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को। ये सब कुछ मिल रहा है किसको, लिक्विडेटर्स को रिम्यूनरेशन में। आगे पढ़ते हैं। द एसेट्स वर रियलाइज फॉर, अब एसेट्स कितनी रियलाइज हुई है, 37,50,000, और इसका ये जो है एसेट रियलाइज्ड है, इसी का 2% किसको मिल रहा है, लिक्विडेटर को। अच्छा, ये जो एसेट रियलाइज हुई है अगेंस्ट विच पेमेंट वॉज मेड एज फॉलोज, इनमें से कुछ पेमेंट हुआ है। जैसे कि मैंने आपको बताया था क्या होता है, एसेट से पैसा आता है और फिर पेमेंट होता है लाइबिलिटीज़ को, और बाकी के लिक्विडेशन खर्चे को, लिक्विडेटर का रिम्यूनरेशन, सब कुछ। तो उसी तरीके से एसेट रियलाइज हुई तो पैसा आया और इन सबको क्या हो रहा है, पेमेंट। लिक्विडेशन एक्सपेंसेस हुए, उसका पेमेंट हुआ इसमें से। सिक्योर्ड क्रेडिटर्स, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को कितना दिया पता नहीं है, हम निकाल लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। द अमाउंट ड्यू टू अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स वॉज 22,50,000। अनसिक्योर्ड का अमाउंट जो है वो ड्यू है 22,50,000, लेकिन ज़रूरी नहीं है इसको पूरा अमाउंट मिला हो, क्योंकि जैसे आपको पता है लिक्विडेशन के टाइम पर हमारे पास ज़रूरी नहीं है सबको पूरा पूरा पेमेंट हो सकता है डेफिशिएंसी आ जाए और जो लास्ट में अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को हम पेमेंट करते हैं वो कम पड़ जाए, हमारे पास पैसा कम पड़ जाए, और अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स का जो ड्यू अमाउंट है उसको ज़रूरी नहीं है हम पूरा दे पाएँ, तो ऐसा हो सकता है। इसलिए हमें वो अमाउंट निकालना पड़ेगा जो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को पे किया हो, क्योंकि रिम्यूनरेशन किस पर है, जो पेमेंट मेड टू अनसिक्योर्ड क्रेडिटर, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को जितना पेमेंट किया है, ना कि अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स पर जितना ड्यू अमाउंट है। किस पर है, ध्यान से सुनो, अंडरलाइन ही कर लो आप हरे पेन से। पेमेंट मेड टू अनसिक्योर्ड क्रेडिटर, यानी कि वो अमाउंट जो
पे किया गया है, किसको, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को, ना कि ड्यू किया गया है। तो वो पे किया गया है, पहले हमें वो निकालना पड़ेगा, उसके बाद उस पर लिक्विडेटर्स का 3% जो है वो कैलकुलेट करना पड़ेगा। इतनी बात समझ में आई। अभी हम सॉल्व करेंगे तो आगे आई जाएगी। यू आर आस्क्ड टू कैलकुलेट द टोटल रिमिनेशन पेबल टू क्रेडिटर, सॉरी पेबल टू लिक्विडेटर। लिक्विडेटर को क्या टोटल रिमिनेशन क्या क्या मिलेगा, टोटल रिमिनेशन जो है वो हमें कैलकुलेट करना है। टोटल रिमिनेशन देखो 2%, 3%, 3%, ये तीनों चीज़ों से मिलेंगी। तो आप फटाफट कैलकुलेट करते हैं। पहले लिखो मेरे साथ साथ, क्या कैलकुलेट कर रहे हैं हम, कैलकुलेशन ऑफ टोटल रिम्यूनरेशन, जो उन्होंने बोला है क्वेश्चन की जो रिक्वायरमेंट है, कैलकुलेशन ऑफ टोटल रिम्यूनरेशन पेबल टू, किसको मिल रहा है, लिक्विडेटर को। ये हमें जो है कैलकुलेट करना है। सारी बातें यहाँ लिख देंगे और अमाउंट जो है वो हम यहाँ लिख देंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले 2% ऑन एसेट रियलाइज्ड, एसेट रियलाइज्ड पर कितना मिल रहा था, 2%, है ना। एसेट रियलाइज कितनी हुई है देखो, 37,50,000। तो 37,50,000 पर मिलेगा इनको 2%। कैलसी लेके आओ, कैलकुलेट करो। 37,50,000 पर 2% कितना हो गया, 75,000। नेक्स्ट क्या मिल रहा था देखो, 3% ऑन पेमेंट, 3% ऑन अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड टू प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स। प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स को कितना पेमेंट किया है, उस पर 3%। तो यहाँ पर उन्होंने बताया था कि एसेट इतने रियलाइज हुए हैं और उसमें से जो पेमेंट हुआ है वो इनका हुआ है ना। तो प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स का कितना हुआ है, 1,12,500। तो नेक्स्ट लिखो मेरे साथ साथ, 3% ऑन पेमेंट मेड टू, 3% ऑन पेमेंट मेड टू, किसको मेड किया है बताओ, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स को। प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स को कितना दिया है, 1,12,500, यानी कि 1,12,500। इन पर मिलेगा कितना, 3%, है ना, 3%। तो आप फटाफट इसे भी कैलकुलेट करते हैं। 1,12,500, 1,12,500 इंटू 3%, ये आ गया आपका 3,375, 3,375। तो बड़ी आसानी से हमने 2 जंग जीत ली, 2 कैलकुलेट कर लिए। एक और है 3% ऑन, लिख दो आगे, 3% ऑन पेमेंट मेड टू, किसको, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स। 3% ऑन पेमेंट मेड टू अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स। इसके लिए हम क्या बनाएंगे, इसके लिए हम बनाएंगे वर्किंग नोट, ठीक है ना। तो आप फटाफट, तो शुरू की दो चीज़ें आपको बहुत ही इजी लगी होंगी, एसेट रियलाइज पर 2% और प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स को जो पेमेंट किया है उस पर 3%। अब बनाते हैं वर्किंग नोट। ठीक है, आ जाओ फटाफट, मेहनत करने के लिए शुरू हो जाओ। क्या कैलकुलेट कर रहे हैं वर्किंग नोट में हम, लिक्विडेटर्स रिम्यूनरेशन ऑन, लिक्विडेटर का रिम्यूनरेशन किस पर कर रहे हैं, ऑन पेमेंट टू अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स। इस पर जो है लिक्विडेटर्स का रिम्यूनरेशन निकाल रहे हैं, उसके लिए हम क्या बना रहे हैं, वर्किंग नोट। तो वर्किंग नोट क्यों बना रहे हैं ये तो पता होना चाहिए, इसलिए हमें पहले ये डालना चाहिए कि वर्किंग नोट में हम क्या करने जा रहे हैं। वर्किंग नोट में हम निकालने जा रहे हैं लिक्विडेटर का रिम्यूनरेशन, जो कि मिलना है अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स पर, ठीक है ना। तो सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को कितना पेमेंट, मतलब अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स के लिए अमाउंट कितना बचा है, ठीक है, पैसा कितना बचा है, उस पर हमें लिक्विडेटर्स का रिम्यूनरेशन निकालना होगा। तो पहले हमें क्या निकालना होगा बोलो, अमाउंट पेड टू अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स।
अमाउंट पेड टू अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स। ठीक है, तो सबसे पहले हमें देखना होगा कि टोटल रियलाइज कितना हुआ है। टोटल अमाउंट रियलाइज्ड, टोटल अमाउंट कितना रियलाइज्ड है क्वेश्चन में देखो 37,50,000। एसेट से तो पैसा आएगा 37,50,000 टोटल अमाउंट रियलाइज हुआ था इतना। उसके बाद उसमें से क्या क्या हुआ था, उसमें आपके लिक्विडेशन एक्सपेंसेस, सिक्योर्ड क्रेडिटर्स, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर, ये सब हुआ था। तो फटाफट साथ साथ लिख दें उसमें से क्या क्या माइनस करना है। लिक्विडेशन के एक्सपेंसेस, फिर किसको पे किया था, सिक्योर्ड क्रेडिटर्स, पेड टू सिक्योर्ड क्रेडिटर्स, फिर बताओ किसको, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स को, पेड टू प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स। देख देख के लिख लिया फटाफट, कॉपी पेस्ट कर लो। 37,500, 15 लाख और 1,12,500। तो 37,500 माइनस कर देंगे 15 लाख और आपका 1,12,500। ठीक है, तो इतना अमाउंट रियलाइज हुआ था और उसमें से ये सारे हमने माइनस कर दिए। उसके बाद हमने अभी अभी देखो तीसरा ही तो हमें रिमिनेशन नहीं पता जो कि अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स पर है, बाकी लिक्विडेटर का रिमिनेशन 2 तो पता है, तो ये 2 और लिख लेते हैं। माइनस क्या लिखेंगे, माइनस लिक्विडेटर्स का रिमिनेशन, यानी कि लिक्विडेटर्स रिमिनेशन। 2 पता है हमें, तीसरा नहीं पता। कौन सा नहीं पता हमें, अनसिक्योर्ड वाला, एक्सेप्ट ऑन अनसिक्योर्ड। ठीक है ना, कौन कौन से पता है हमें, 2, एसेट रियलाइज पर जो था और प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स पता, तो वो दोनों अपन लिख लेते हैं यहाँ पर। 2% ऑन एसेट रियलाइज्ड, ठीक है, और 3% ऑन प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स। ये दोनों दोबारा कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि 2% और 3% हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं। यहाँ से कॉपी करते हैं और वहाँ पर पेस्ट। 75,000 और आपका 3,375, फटाफट इसे कैलकुलेट करो। 75,000 प्लस 3,375, ये आ गया आपका 78,375। 78,375, तो ये भी माइनस कर देते हैं। अब क्या आएगा, माइनस पहले करते हैं, पहले से कैसे लिख सकते हैं, क्या आएगा, तो पहले देखते हैं। 37,50,000 ये टोटल अमाउंट जो है वो रियलाइज हुआ था। उसके बाद लिक्विडेशन के एक्सपेंसेस 37,500, 15 लाख, ये प्रेफरेंशियल कौन सा था, सिक्योर्ड क्रेडिटर्स। उसके बाद प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स आपके 1,12,500। उसके बाद आपका लिक्विडेटर का रिमिनेशन, तीसरा तो हमें पता नहीं है लेकिन 2 हमें पता है, एसेट रियलाइज और प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स वाला कितना है 78,375। 78,375, 2021,625, 2021,625, यानी कि 20,21,625। ठीक है ना, ये बचता है। अब बता रही हूँ मैं आपको क्या बचता है, पहले मैंने आपको बताया नहीं कि यहाँ क्या बचता है। ये बचा जो अमाउंट है, इसमें हमको क्या देना है, इसमें हमें अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को भी पे करना है और साथ के साथ इसमें लिक्विडेटर्स का रिम्यूनरेशन भी है ना, जो उसे अनसिक्योर्ड पर मिलेगा। तो दो चीज़ें हैं इसमें, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स का अमाउंट भी और लिक्विडेटर का रिम्यूनरेशन भी। तो अगर अज्यूम करो कि अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को हमें देने 100, तो बताओ लिक्विडेटर्स के रिम्यूनरेशन को कितने देने, देखो 3% ऑन पेमेंट मेड टू अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स। यानी कि अगर मैं मानूँ
मतलब अज्यूम करूँ कि अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को कितने देने हैं 100, तो लिक्विडेटर्स रिम्यूनरेशन का कितना हो गया बोलो 3। यानी ये जो अमाउंट है, अब मैं बता रही हूँ ध्यान से, उस टाइम मैंने बताया नहीं कि ये क्या निकल के आएगा, अब मैं बता रही हूँ ये क्या निकल के आया। इसमें 2 जनों के हिस्से हैं, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स का भी और लिक्विडेटर्स के रिम्यूनरेशन का भी। यानी कि ये जो अमाउंट है वो कितना है 103, 2021625, ये कितना है अमाउंट 103। और हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमें कैलकुलेट करना है लिक्विडेटर्स का रिम्यूनरेशन, जिसके लिए हमने वर्किंग नोट बनाया था, लिक्विडेटर्स रिम्यूनरेशन। तो ये पूरा जो है 103 है और लिक्विडेटर्स का रिम्यूनरेशन कितना है 3, तो इसे अपन इंटू कर देंगे 3 से, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारा लिक्विडेटर्स का रिम्यूनरेशन, बहुत ईजी। तो 2021625 अभी भी आपके कैलकुलेटर पे मेंशन हो रहा होगा। डिवाइड कर दो उसे 103 से, क्योंकि ये अमाउंट 103 है, और 3 से इंटू करके हमें पता चल जाएगा क्या, लिक्विडेटर्स का रिम्यूनरेशन कितना आया 5882, 5882, यानी कि 58,882। आ गया पूरा, समझ में आ गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लास्ट में मैं भी समराइज कर दूंगी इस क्वेश्चन को, तब और बता दूंगी, और अभी थोड़ी देर में हम इसे नेक्स्ट लेवल पर भी लेके जाएंगे थोड़ा सा। अभी पहले क्वेश्चन कर लो, कितना आया 58,882। और ये कैसे आया, उनको तो बताना पड़ेगा ना कैसे आया, हमें तो पता है हमने यहाँ पर मेहनत करी है इतनी सारी, लेकिन उन्हें बताना पड़ेगा कैसे, तो उनसे कहेंगे हमारी मेहनत को रेफर कर लो। मतलब ये कि वर्किंग नोट नंबर 1 को क्या कर लो, रेफर कर लो। तो वो लोग यहाँ पर रेफर कर देंगे रेफरेंस के लिए कि कितना कैसे आया, कितना कैसे आया। तो इसलिए अपनी मेहनत को वहाँ पर रेफर कर देना कि भाई इतनी मेहनत करी है, देखे तो सही एग्जामिनर हमारी, इसलिए ये जरूर रेफरेंस के लिए डाल आया करो, समझा। तो लिक्विडेटर्स का रिम्यूनरेशन हमने तीनों कैलकुलेट कर लिए, एसेट रिलाइज पर, पेमेंट मेड टू प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स और अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स। अब यहाँ पर लिखो, इसका टोटल करते हैं पहले, 75,000 प्लस 3375 प्लस 5882, ये आ गया 137,257, 137,257, यानी कि 1,37,257। क्या आया ये भी लिख दो इसको, टोटल रिम्यूनरेशन किसको देना है, क्रेडिटर को नहीं, बार बार क्रेडिटर क्यों बोलती हूँ मैं, लिक्विडेटर को, पेबल टू लिक्विडेटर, टोटल रिम्यूनरेशन पेबल टू लिक्विडेटर, ये आपका अमाउंट आ गया। तो जिसका आंसर आ गया है और इतना क्वेश्चन समझ में आ गया तो उनका तो हो गया है यहाँ पे, लेकिन जो बाकी लोग हैं जिनको अभी भी एक नेक्स्ट लेवल की चीज़ सीखनी है, यानी कि ये क्वेश्चन किसी और तरीके से भी आ सकता है, थोड़ी सी बात और सीखनी है, तो वो मेरे साथ आगे वीडियो को कंटिन्यू करते रहें, ठीक है। इतना तो समझ में आ गया, अब नेक्स्ट लेवल पर चले, उससे पहले ये थोड़ा समराइज कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या था, अल्फा लिमिटेड जो कि लिक्विडेट होने जा रही थी, है ना, लिक्विडेशन की प्रोसेस में थी, क्या क्या देना था, मैंने पहले ही बताया कि सबसे छोटा क्वेश्चन बनेगा तो क्या बनेगा, जिसमें खाली लिक्विडेटर का रिम्यूनरेशन कैलकुलेट करना होगा। लिक्विडेटर्स का रिम्यूनरेशन यहाँ पे कैसे था, 2% एसेट रिलाइज, 3% प्रेफरेंशियल क्रेडिटर और 3% आपका अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को जो पेमेंट करना है उस पर। तो जो एसेट रिलाइज थी उनका सीधा सीधा अमाउंट था, उनको हमने 2% दे दिया, कैलकुलेट कर लिया। उसके बाद प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स को जितना अमाउंट दिया है 1,12,500, उस पर भी हमने 3% कैलकुलेट कर लिया। दिक्कत कहाँ पर आई, दिक्कत तो ऐसी नहीं थी, वर्किंग नोट बना लिया, कोई दिक्कत नहीं थी, पर दिक्कत इस क्वेश्चन में कहाँ थी, जो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को पेमेंट करना था। तो अनसिक्योर्ड पेमेंट कितना करना है, उसके लिए हमने बनाया लिक्विडेटर्स का, उसके लिए हमने बनाया वर्किंग नोट, क्योंकि जब तक अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स का पेमेंट नहीं पता चलेगा तब तक हमें क्या नहीं पता चलेगा कि लिक्विडेटर्स का रिम्यूनरेशन कितना है अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स पर। और लास्ट में हमने जो है यहाँ पर लिक्विडेटर्स का रिम्यूनरेशन निकाल लिया। तो सबसे पहले हमने क्या निकाला था वर्किंग नोट में कि अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को कितना पेमेंट हुआ है। तो पहले हमने देखा कि टोटल अमाउंट रिलाइज कितना हुआ है, ये कहाँ से आया, आपका एसेट बेचकर। उसके बाद लिक्विडेशन के एक्सपेंसेस जो कि उन्होंने बताया था, ये सारी चीज़ें जो है 37,500, 15 लाख और 1,12,500।
तो यही हमने सब माइनस कर दिया। उसके बाद लिक्विड, ये मत भूल जाना, यहाँ पर लिक्विडेटर्स का जो रिमिनेशन निकाला है वो भी आपको माइनस करना है, क्योंकि ये आपको पता होगी पहले लिक्विडेटर्स का रिमिनेशन माइनस होता है, उसके बाद ही अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को पेमेंट होता है। इसलिए लिक्विडेटर्स के रिमिनेशन जो हमें 2 पता है वो भी हमें माइनस करने हैं, और एक हमें नहीं पता कौन सा, एक्सेप्ट ऑन अनसिक्योर्ड, तो इसलिए उसको हमें छोड़ के जितना पता है उतना लिख दिया। सब माइनस करने के बाद चाहे वो लिक्विडेशन के एक्सपेंसेस हो, सिक्योर्ड क्रेडिटर्स हो, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर हो, लिक्विडेटर्स का रिमिनेशन जो हमें पता है सब के सब हमने माइनस किया, और ये जो अमाउंट आया इसमें अमाउंट में 2 जनों का हिस्सा है, किस किस का, एक अनसिक्योर्ड का और आपका एक लिक्विडेटर्स का रिमिनेशन। इसलिए अगर मैं अनसिक्योर्ड को मानूँ 100 तो लिक्विडेटर्स का रिमिनेशन हो गया 3, यानी कि ये जो अमाउंट है वो 103 है। इसलिए मैंने डिवाइड किया 103 से, और निकालना है मुझे लिक्विडेटर का रिमिनेशन, इसलिए मैंने इंटू करा इसमें 3 से। इससे हमारा आ गया 5882। और ये कैसे आया एग्जामिनर को बताना पड़ेगा ना, इतनी मेहनत करिए फालतू थोड़ी की है, उन्हें भी हमें रेफरेंस के लिए वर्किंग नोट नंबर 1 बता देना है, ताकि वो यहाँ जाके अपनी हमारी मेहनत देखें, ठीक है ना। हाँ, अब आते हैं नेक्स्ट लेवल बात पे। नेक्स्ट लेवल छोटी सी बात है, देखो ध्यान से। कुछ लोगों को तो ये वाली बात पहले ही समझ में आ गई होगी, जब मैंने ये वाली लाइन अंडरलाइन कराई थी और बार बार बोला था कि जो लिक्विडेटर्स को रिमिनेशन है वो पेमेंट टू अनसिक्योर्ड है, यानी कि जो पेमेंट मेड टू अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स, जो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को पेमेंट मिलेगा उस पर है, ना कि ड्यू अमाउंट पर। क्योंकि होता क्या है, देखो थोड़ा सा और अच्छे से बता दूँगी ये वाली बात आपको। होता क्या है कि जब हमारे पास, इसमें 2 तरीके के केस हो सकते हैं, जब हमारे पास बहुत सारा पैसा है, बहुत सारा मतलब एसेट रियलाइज करके हमारे पास बहुत पैसा है, उसमें से हमने लिक्विडेशन के एक्सपेंसेस दे दिए, लिक्विडेटर्स का रिमिनेशन दे दिया, जो भी हमें पता थी सब कैलकुलेट करके दे दिया, सिक्योर्ड क्रेडिटर्स को दे दिया, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स को दे दिया, उसके बाद भी हमारे पास बहुत सारा पैसा है, तो हम उसमें से अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को भी है जो आराम से पैसा दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास बहुत 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 सारा पैसा है। ये कहाँ से आया? एसेट रियलाइज करके, है ना। तो तब क्या होता, अब हमारे पास इतना सारा पैसा है तो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स का जो ड्यू अमाउंट है 22,50,000, ये भी हम जो है आराम से दे सकते थे, है ना। जो है ये हम 22,50,000 ये हम आराम से दे सकते थे। जैसे कि अगर मैं बात करूं, ये सारा ये पैसा बहुत सारा था, उसके बाद ये सारी चीज़ें हमने माइनस करते करते ये जो अमाउंट आया, ये जो यहाँ पर 21,625 आया था, इसकी जगह यहाँ पर अमाउंट आया होता 50 लाख। समझो बहुत पैसा है, बहुत। ये सारी चीज़ें माइनस करने के बावजूद हमारे पास जो यहाँ पर एक्स्ट्रा अमाउंट बचा वो कितना बचा? 50 लाख। में आ रहा है कि बहुत सारा पैसा है। इसका मतलब अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स जो है उनका ड्यू अमाउंट कितना है? 22,50,000, यानी कि आराम से पे हो सकता है ना, ये आराम से पे हो सकता है। अब जो अपन रिमिनेशन निकालते लिक्विडेटर्स की, वो कैसे निकालते? बहुत ही आसान। 22,50,000 पर अपन निकालते 3%, यानी जैसे हमने यहाँ पर आसानी से करा है कि एसेट रियलाइज हुई इतनी, उस पर 2%, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स का अमाउंट इतना है, उस पर 3%। इसी तरीके से यहाँ पर भी हम इजी तरीके से क्या कर सकते थे, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स का अमाउंट कितना है? 22,50,000, इस पर अपन निकाल लेते 3%। क्यों? क्योंकि हमारे पास बहुत पैसा था। लेकिन जो हमने क्वेश्चन आज किया, अच्छा ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है जहाँ पर यहाँ पर जो अमाउंट बचेगा वो बहुत सारा होगा, तो उसमें आप आराम से जो है अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को 22,50,000 आराम से दे सकते हैं। और लिक्विडेटर्स का रिमिनेशन तब किस पर निकलेगा? तब वो निकलेगा 22,50,000, यानी कि जितना अमाउंट ड्यू था अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स का उस पर 3%, क्योंकि उतना ही तो हम पेमेंट कर रहे हैं। तो इस तरीके का क्वेश्चन भी आपका आ सकता है, तो ये याद रखना, ठीक है ना। वैसे बहुत समझने वाली बात है, आप समझ तो गए होंगे। और लेकिन इस क्वेश्चन में क्या था, इस क्वेश्चन में जो था हमारे पास बहुत सारा पैसा नहीं था, हमारे पास बस इतना सा पैसा था, यानी कि ये कौन सा केस है आपका? इनसफिशिएंट वाला, जहाँ पर हमारे पास इतना पैसा नहीं है। क्योंकि जब सारी चीज़ें माइनस करने के बाद हमारे पास कितना बचा है? 20,21,625, यानी कि 20 लाख अप्रॉक्स। लेकिन हमें देना कितना है? 22,50,000, यानी कि 22 लाख।
20 है हमारे पास और हमें देने कितने 22 अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को। और जो हमें लिक्विडेटर्स का रेम्युनरेशन निकालना है वो किस पे निकालना है? अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स नहीं, पेमेंट मेड टू अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स, यानी कि अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को मिला कितना। तो हमारे पास जब पैसा ही इतना है तो हम इतना सारा कैसे दे सकते हैं? पैसा ज़्यादा होता तो बेशक हम जो रेम्युनरेशन निकालते वो 22,50,000 पर निकालते, लेकिन हमारे पास यहाँ पर कौन सा केस है? इनसफिशिएंट वाला, जो कि आपकी आरटीपी मई 2020 का क्वेश्चन है, इनसफिशिएंसी वाला, जहाँ पर हम इसमें से ही हमें क्या करना पड़ेगा? इसमें से ही हमें अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को भी देना पड़ेगा और इसमें से ही हमें रेम्युनरेशन भी देना पड़ेगा। इसलिए मैंने इस चीज़ को 103 माना था और उसमें से जो 100 है वो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को मिलेगा और जो 3 है वो लिक्विडेटर्स के रेम्युनरेशन में। समझा बिल्कुल? लेकिन अगर ऐसा क्वेश्चन भी आ जाए जब बहुत सारा पैसा हो तो आप 22,50,000 पर कैलकुलेट करेंगे, लेकिन जब ये इनसफिशिएंसी वाला केस हो, तब आपको क्या करना है? इसमें दोनों के हिस्से बांटने हैं, यानी कि अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स का भी अमाउंट और लिक्विडेटर्स का रेम्युनरेशन। ये लास्ट टाइम मैंने 2 लाइन बोली, बस ये याद रखना कि सफिशिएंट वाला केस है तो डायरेक्ट इस पर निकाल देना, लेकिन इनसफिशिएंट वाला केस है तो इसमें दोनों निकलेंगे। कौन कौन? अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स भी और रेम्युनरेशन दोनों। ठीक है, तो नेक्स्ट लेवल की बात आपको समझ में आई कि नहीं आई तो मज़ा आया कि नहीं आया मुझे बिल्कुल बेशक कमेंट सेक्शन में बताना। और वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल है तो फटाफट से लाइक का बटन दबा दो, जिससे कि मेरे तक भी पहुंच जाए कि हाँ भाई आपको भी वीडियो जो है वो हेल्पफुल कर रही है बहुत आपकी सेल्फ स्टडीज़ में। और आज के लिए बस इतना ही। आरटीपी मई 2020 का क्वेश्चन कर लिया हमने, बहुत अच्छी बात है। मतलब हम आधी लिक्विडेशन ऑफ कंपनी जो है बिल्कुल हाथ में पकड़ आ रही है, ग्रैब कर पा रहे हैं हम इसे, और आकर हमसे ग्रिप बन जाएगी हमारी, है ना। तो जीनियस लेवल को इसी तरीके से नेक्स्ट लेवल कर करके हम छूट जाएंगे एक दिन। इसी तरीके से खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, बी हैप्पी ऑलवेज।